जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। श्वेता, कल्पना, ज्योति, नवनीत, जीत, अभिषेक, अनुप्रिया, दीपक, जय किशोर, अनंत, पारुल, चेवक, भावना सिंह, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे अरब और तुर्क आक्रमण। ठीक है। अरब आक्रमण में मैंने आपको बताया कि कौन आया, कासिम आया। ठीक है। और तुर्क आक्रमणकारियों में कौन आया, सुबुक्तगीन के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन भारत पर वो असफल रहा। उसके बाद में कौन आया, गजनवी आया। तो गजनवी को पढ़ते हुए हम लोग चल रहे थे। ठीक है। तो आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये बातें मैं आपको बता चुका था प्यारे बच्चे पिछले, कि 1025 में जो 16वां आक्रमण हुआ था वो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। इससे आगे हमारी क्लास होनी है आज की। तो सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। ठीक है। और ये क्या है, एक ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के हिंदुस्तान में जो ज्योतिर्लिंग है प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे, ये एक ज्योतिर्लिंग है। और भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंगों की संख्या है, यानी जो मंदिर हैं ज्योतिर्लिंग, उनकी संख्या 12 है। कितनी संख्या है उनकी? 12। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है आपका सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर को लूटा, मैंने आपको बताया किस तरह लूटा गया, कैसे धार्मिक आस्था को इसने तोड़ा, हिंदुओं की जो भावनाएं थी उन पर एक प्रहार, एक टक्कर इसने कर दी। अब बात आती है, इस समय जो ये गुजरात है, इस समय शासक भीम प्रथम चालुक्य वंश का था। भीम प्रथम चालुक्य वंश इस समय कौन थे? राजा थे। तो यहां पर प्यारे बच्चे एक महत्वपूर्ण बात आती है कि भैया ये जो राजा थे आपका भीम प्रथम, ये किस वंश के शासक थे? किस वंश के ये शासक थे भैया? तो आप कहेंगे ये शासक थे चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जिसको हम सोलंकी वंश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सोलंकी वंश के नाम से भी जानते हैं। और सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वो थे मूलराज। क्या बोलेंगे? संस्थापक आप कहीं किनारे पर नोट कर लेंगे, बुलेट्स बना लिया करो। ठीक है। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे मूलराज। ठीक है। 940 के आसपास ये गद्दी पर बैठे थे। 940 ईस्वी में इन्होंने इस जो सोलंकी वंश की स्थापना की थी। अगर इनकी राजधानी की बात करें हम, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? क्योंकि ये गुजरात में शासन करते थे, तो गुजरात में ही एक जगह थी आपकी अनहिलवाड़। क्या बोलेंगे? अनहिलवाड़। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अनहिलवाड़ इनकी राजधानी थी। ठीक है जी। अनहिलवाड़ के बाद में प्यारे बच्चे यहां से आता है आपका, संस्थापक हो गए, राजधानी हो गई। और किस धर्म को ये लोग मानने वाले थे? शैव धर्म को मानने वाले थे, यानी भगवान शिव जी के उपासक थे ये। और एक चीज याद रखेंगे, इनसे संबंधित अभिलेख कौन सा है? वो है वाडनगर अभिलेख। कभी भी पूछा जाए जो गुजरात का चालुक्य वंश था उसके बारे में जानकारी हमको किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वाडनगर अभिलेख से प्राप्त होती है। किस अभिलेख से? वाडनगर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये भीम प्रथम कहां पर है? चालुक्य वंश में। चालुक्य वंश को ही हम सोलंकी वंश कहते हैं। शासन कहां करता था ये वंश? गुजरात में। तो ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है आपका, जिसको आप आज आधुनिक गुजरात देखते हैं, ये वाला क्षेत्र जो था ये किसके अधीन था हमारा? ये चालुक्यों के अधीन था। और ये जो भीम प्रथम है हमारे, ये थे भीम प्रथम 1022 से लेकर के, आप लोग ये वर्ष याद मत करना क्योंकि ये विवादित वर्ष हैं। अलग अलग इतिहासकारों द्वारा इनका शासनकाल कहीं पर 63, कहीं पर 67 तक दिखाया गया है। तो आप लोग माने सतीश चंद्र जी इतिहासकार हैं, उनके अनुसार 1022 से लेकर के 1064 तक। अब बताओगे कि आक्रमण किसके समय पर हुआ है? 1025 में हुआ सोमनाथ पर। और कौन शासक है वहां पर? भीम प्रथम। हालात क्या होते हैं अब समझेंगे। एक तो लेखक रहे जो ये बाहरी आक्रमणकारी आए, इनके अपने लेखक जो इनके साथ थे। तो क्या कोई राजा के खिलाफ लिख सकता है? बोले यस और नो। तो राजा के खिलाफ लिखने के लिए तो बड़ी ताकत चाहिए, बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि कानून था नहीं। राजा कब गर्दन अलग करवा दे इसका पता नहीं, बड़ी मुश्किल होती होगी।
तो माना गया है कि बहुत कुछ जो लिखा गया इन आक्रमणकारियों के बारे में, वो बहुत सारी झूठी बातें आप लोगों को बताई गई। जैसे कि इसमें आता है कि भीम प्रथम चालुक्य वंश का शासक था। शुरुआती दौर में विजय भीम प्रथम की ही हुई। आक्रमण को इसने असफल किया, लेकिन आपको बताया गया कि एकदम से आया कौन, गजनवी, और उसने भीम प्रथम को हरा दिया। नहीं, शुरुआती दौर में गजनवी हारा, लेकिन जब परमारो आदि जो पड़ोसी थे, कुछ उनके सेनापतियों ने विश्वघात किया, विश्वासघात जिसको आप कहते हैं, उस विश्वासघात के चलते हुए फिर अभियान किया 2 दिन बाद। उस 2 दिन बाद के अभियान में फिर सफल हुआ गजनवी। यानी कमी किसकी रही? अपने लोगों। अच्छा, हिंदू आस्था को सबसे अधिक पहुंचाने वाला आक्रमण था। हिंदू आस्था को इतने, सोमनाथ मंदिर को तो लूटा ही गया यहां से सोना, और करीब 50,000 हिंदुओं की गर्दन यहां काट दी गई। क्योंकि ये जो आक्रमणकारी आए, ये किस लिए आए? इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और इस्लाम का प्रचार जो भारत में आक्रमणकारियों ने किया, वो शुरुआती दौर में तलवार के दम पर किया। ठीक है इतनी बात में? अच्छा, फिर आता है ये गजनवी का अंतिम आक्रमण। किसका? गजनवी का अंतिम आक्रमण था 1027 में खोकरों के विरुद्ध। ये खोकर कौन होते हैं भैया? खोकर एक जनजाति समूह है, और यहीं पर खोकरों के साथ में आए थे आपका अपने चौधरी साहब जाट। जो कुछ गजनवी ने लूटा और लूट करके ले जाता, तो हमारे चौधरी साहब क्या करते? अच्छा, हमारे हिंदुस्तान से चीजें लेकर के जा रहा है, इसमें मार लगाते। वहीं बड़ा परेशान रहता था गजनवी, यार मैं लूट लाट के ले जाता हूं इंडिया से, और बीच में ये जो दर्रे थे, भारत जाते समय यहां खोकर जाती जाटों के साथ में यहां पर आक्रमण कर देते, बहुत सारा धन इनका लूट लिया जाता। ठीक है, 1030 में इसकी गजनवी की मौत हो गई, अंतिम अभियान के 3 साल बाद। तो मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? तो सब जो असफल हुआ है उसको गिना नहीं जाता भैया, तो सफल बताएंगे आप कब हुआ था फटाफट से। बहुत बढ़िया। कौशल किशोर कह रहे हैं मूर्खता का परिचय देते हुए, सर गर्दन क्यों काट दी थी? बच्चे, अब मैं खड़ा हुआ, मुझसे कोई बोले भैया ईसाई धर्म स्वीकार करना है, मैं तो नहीं करता। आक्रमणकारी क्या करेगा? बोले नहीं मानोगे हमारी बात तो गर्दन काट। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले। अब आते हैं गजनवी के समय की जो जानकारी हमको मिलती है, उसके समकालीन लेखक यानी उस समय के लेखक कौन है? और सभी प्यारे बच्चों का 1001 अच्छा उत्तर है। कुछ मूर्ख आंसर कर रहे हैं 925, कुछ कर रहे हैं आंसर 933, कुछ कर रहे हैं 1025। प्रश्न नहीं सुनते, पक मान जाओ, कूड़े करकटो, पढ़ लो अच्छे से ध्यान लगा। अच्छे बच्चे बनो, ये जो सही उत्तर देते हैं तुम्हें नंबर नहीं आने देंगे तुम्हारा। समकालीन लेखक यानी उस समय के लेखक, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है फिरदौसी का। फिरदौसी, इसको हम बोलते हैं पूर्व का होमर। अब आप कहेंगे भैया होमर का क्या अर्थ है? तो होमर सोचो, मैंने जब सिकंदर आपको बताया तो मैंने बोला था सिकंदर अपने गुरु अरस्तु के कहने से एक किताब अपने पास रखता था, इलियड। और इलियड के राइटर कौन थे? वो थे राइटर इसके होमर। है या नहीं? यस और नो? हाँ जी भैया। तो इस इलियड ने क्या लिखी है? इसने वीर रस के ऊपर, आक्रमण, युद्धों से संबंधित कविताएं लिखी हैं। ऐसे ही युद्ध से संबंधित बहुत सारी रचनाएं की हैं फिरदौसी ने, राजाओं से संबंधित रचनाएं। इसको इसीलिए पूर्व का होमर कहा गया। इसकी पुस्तक का नाम है शाहनामा। बहुत पूछी जाती है किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। इसको हम ईरान का, बहुत जगह बहुत सारे मैं देखता हूं कई अध्यापकों ने इसको अफगानिस्तान लिखवा रखा है, जो एकदम से गलत है। ठीक है, अफगानिस्तान उस समय था नहीं, तो क्या बोलेंगे? इसके ईरान का महाकाव्य। कहां का महाकाव्य? ईरान का महाकाव्य।
भैया महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य होता है जब कोई चीज बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, इसकी चर्चाएं बहुत हों। जैसे हमारे यहाँ रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, पुराण, कहते हैं दुनिया का सारा सॉल्यूशन इन पुस्तकों में है। तो ये चर्चित क्यों हुई जी? इसके चर्चित होने की कहानी है। फिरदौसी जो किसके, गजनवी के साथ था। गजनवी ने बोला यार फिरदौसी कुछ ऐसा लिखो जो अपुन के बारे में हो और बेहतरीन हो। फिरदौसी ने कहा ठीक है लिख देंगे। तो फिरदौसी ने लिखना शुरू किया, इतनी बड़ी पुस्तक बन गई। मतलब एक आकार बता रहा हूं आपको, फील करना। गजनवी ने पढ़ा, बोला इतनी बड़ी पुस्तक नहीं चाहिए, कम कर दो। इतनी कर दी। बोला नहीं यार इतनी बड़ी पुस्तक कौन पढ़ेगा, उसने इतनी कर दी। बोला ठीक है ले लो। अब जब पुस्तक लिखने की बात थी तो वादा हुआ था पैसे देने का कि मैं आपको प्रति शब्द के बदले 1 दिनार दूंगा। दिनार मतलब गोल्ड कॉइन। लेकिन दिया बाद में ब्रॉन्ज कॉइन, दी कांसे की मुद्रा। और भैया इस बात से फिरदौसी चिढ़ गया। बोले यार तुम तो वादा खिलाफी कर रहे हो, और वादा खिलाफी कर रहे हो तो पुस्तक अभी जो रचना बची हुई थी फिरदौसी ने बहुत सारे सत्य लिख दिए। ये एक इतना नालायक शासन है, गजनवी लुटेरा है, और गजनवी को मैंने नजदीक से देखा है, एक बलात्कारी है, आदि चीजें लिखती। अब सोचो किसी राजा के खिलाफ, जो देश में मान के चलो हमारे मोदी जी हैं, भी राजा हैं, किंग की तरह हैं, उनके खिलाफ ऐसी चीजें उनका कोई नजदीकी व्यक्ति लिख दे, वो किताब क्या होगा, तहलका मचा देगी। तो इसकी प्रसिद्धि इतनी बड़ी, मंत्रियों को पता चला कि जी फिरदौसी ऐसे ऐसे लिख रहा है। और उसने बोला कि जाकर के भैया जो गोल्ड कॉइन देने की बात हुई थी, जो स्वर्ण मुद्राएं हर शब्द पर देने की बात हुई थी, वो दे दो जाकर के। भरी हुई गाड़ी जिस समय पहुंची फिरदौसी के दरबार पर, उसी दिन फिरदौसी की मौत हो गई। फिरदौसी की बेटी ने वो स्वर्ण मुद्राएं लेने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया, बोली मैं ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं लूंगी। तो कहते हैं कि एक राजा कलम का गुलाम हो गया, यानी कि गजनवी हमेशा गुलाम बना रह गया। किसका? कर्जदार बना रह गया। किसका? फिरदौसी का, क्योंकि उसका पैसा उसके पास रह गया। ठीक है। दूसरा इतिहासकार है अलबरूनी, किताबुल हिंद, और किताबुल हिंद जिसको हम तारीख ए हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, बड़े अच्छा है। और ये अरबी भाषा की पुस्तकें हैं। बाकी किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में। पुराणों का अध्ययन करने वाला ये प्रथम मुसलमान लेखक है जिसने भारत के इन 18 पुराणों का अध्ययन किया। ठीक है। कुछ बच्चे बड़े ये सोचते हैं भैया ये जो मौत हुई फिरदौसी की, ये कैसे हुई होगी? तो बच्चा, इतिहास में लगभग 2000 नाम आएंगे आपके सामने। 2000 लोगों के बारे में अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फिरदौसी कैसे मरा, गजनवी कैसे मरा, तो ये एक तो आप अपने मूर्खता का परिचय दे रहे हैं कि किसी को दस्त हुए होंगे, किसी को बुखार हुआ होगा, हैं, किसी को डायरिया हो गया होगा, किसी कैंसर हो गया होगा। उनका कोई अर्थ नहीं है, ना आपको उससे कोई मतलब होना चाहिए। हुआ क्या है परिवर्तन इतिहास पर, ये मानते हैं। कभी नहीं पूछा जाएगा आपका कि अकबर की जो मौत हुई थी, जैसे दस्त लगने की वजह से हुई थी, पेचिस, डायरिया, जानते हो दस्त, पेट खराब हो जाता है जिसमें, अब उसका क्या मतलब है? अतिसार जिसको आप कहते हैं, ये कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान है कुतुबी, एक लेखक का नाम है। और मुझे बताएं फटाफट से कमेंट सेक्शन में अच्छे बच्चे कि ये जो गजनी से था, गजनी से आया गजनवी, महमूद गजनी इसी का नाम है, गजनवी भी इसी का नाम है। गजनी बोलो या गजनवी बोलो, एक ही बात है। तो ये कौन से वंश से था? मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बताया था, तो आपका जवाब एकदम से आना चाहिए भैया, यामिनी वंश। तो यामिनी वंश के बारे में इसने लिखा है किताबुल यामिनी। वैहाकी, तारीख ए सुबुक्तगीन, तारीख ए सुबुक्तगीन। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सर जी पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लो। बेटा शिकायतों में रह जाओगे।
छोटा ये कर लो, वो बड़ा कर लो, छोटे बड़े के चक्कर में रह जाओगे बस, और मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं, ना छोटा ना बड़ा, हम तो छोटा कर लेंगे चलो। आगे आते हैं। तो गजनवी के समय के लेखक समझ गए, ये पुस्तकें पूछी जाती हैं। गजनवी के बाद में जो कैरेक्टर, जो आक्रमणकारी भारत पर आया, वो पढ़ना होता है हमको मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, जिसको हम सिहाबुद्दीन के नाम से भी जानते हैं। और इतिहास का वो हिस्सा जो आपने नहीं पढ़ा है, ध्यान से सुनना। मोहम्मद गोरी, जिसको सिहाबुद्दीन के नाम से हम जानते हैं, ये गद्दी पर बैठा 1173 में, इसको गौर प्रदेश मिला, और 1206 में क्या होगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। जो इसकी मृत्यु हुई वो 1206 में हुई। ठीक है, गौर प्रदेश वही है जो गजनी का था। गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। मुल्तान पड़ता है आज के पाकिस्तान में। कहां पर हुआ है आक्रमण? 1175 में। और कौन से क्षेत्र पर? मुल्तान पर। मुल्तान जो आज पाकिस्तान में, पहले तो भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, गौर प्रदेश मिला, गौर वंश था, नाम भी मोहम्मद गोरी हो गया। ये जो पहला आक्रमण मुल्तान पर किया इसने, तो मुल्तान पर यह किया करमाती जाति पर। और करमाती कौन थे? ये बौद्ध सिया थे। ऐसा नहीं है आप कहेंगे भैया बौद्ध सिया एक जाति का नाम है, वो सिया सुन्नी वा मुस्लिम वाला सिया सुन्नी नहीं है। बौद्ध सिया एक जाति थी, करमाती जाति। पहला आक्रमण हुआ, गोरी इसमें क्या हो गया? गोरी इस आक्रमण में सफल हो गया। क्या हुआ? गोरी इस आक्रमण में सफल हो गया। ठीक है, दूसरा जो आक्रमण है गोरी का, सेकंड, ये हुआ पाटन। कहां पर? गुजरात में। अच्छा, गुजरात में पहले कौन आया आक्रमणकारी? गजनी आया है 1025 में, जिसने सोमनाथ को लूटा है। ये बात पता है? वहां विजय किसकी हुई है? गजनवी की हुई है। वो भी अपने लोगों के विश्वासघात के कारण हुई है। 1178 पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण हुआ, जिसमें इसे का मतलब किसको? गौरी को भीम द्वितीय, और प्लस करके लिखना, मूलराज द्वितीय ने बुरी तरह हराया। कई जगह हमको भीमराज द्वितीय का नाम मूलराज द्वितीय मिलता है, लेकिन ये दरअसल में दो भाई हैं। क्या बोलेंगे? दरअसल में ये लोग कौन है? ये दो भाई हैं। ठीक है, अब दो भाइयों की क्या कहानी है? दरअसल में भीम द्वितीय के जो पिता हैं, इनके पिता का नाम है अजयराज। कौन है पिता इनके? अजयराज। और सुनना और समझना और फील करना उस भारत के गौरव को जो तुमसे छिपाया जाता है, जो मुस्लिम लेखकों ने तुम्हारे सामने नहीं आने दिया। पिता जो अजय राज थे, अजय राज जी की मौत हुई 1175 ईस्वी में, यानी कि पाटन पर हमले से 3 साल पहले। गुजरात वाले क्षेत्र में 21 वंश के हैं, ये भी सोलंकी वंश के ही हैं, जिसके भीम प्रथम थे। ये भी कौन से वंश के हैं? ये भी सोलंकी वंश के हैं, सोलंकी वंश। ठीक है, दोनों भाई थे। भीम द्वितीय इसमें छोटे भाई, मूलराज द्वितीय बड़े भाई हैं। सोलंकी वंश के हैं। राजधानी अभी भी इनकी अनहिलवाड़ ही थी। और यहीं पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि मूलराज द्वितीय जो है, इनकी उम्र है गद्दी पर बैठते समय मात्र 10 वर्ष। कितने के थे ये? 10 वर्ष। और भीम द्वितीय और भी छोटे, जिनको हम भोला भीम के नाम से भी जानते हैं इतिहास में। भोला भीम इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शिव जी की पूजा करते थे, भगवान भोले की पूजा करते थे। भीम द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य यानी गुजरात के चालुक्य। चालुक्य बहुत सारे हैं, वातापी के चालुक्य है ना, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा चालुक्य वंश। तो ये कौन से वाले चालुक्य के हैं? कभी भी पूछू, गुजरात के चालुक्य थे ये। ठीक है जी। इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया। नायिका देवी मूलराज द्वितीय की मां थी। क्यों भैया, मां ने क्यों? तो मैंने आपको बताया, अजय राज एक्सपायर हो गए 1175 में, और गद्दी पर बैठते समय ये बच्चे तो छोटे थे, 10 साल और 8 साल के बच्चे।
तो इनकी माँ ने कहा था, बड़ी भारत की एक महान वीरांगना रही हैं, पूजनीय है, आपको बहुत सम्मान से याद करना चाहिए इनको। तो ये जब गद्दी पर बैठने की बात आई तो इन्होंने डिनाई कर दिया, बोले मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगी, कोई और व्यक्ति जो योग्य शासक है वो गद्दी को चला सकता है। लेकिन इतना सम्मान था जयराज जी का और इनकी पत्नी का कि सब लोगों ने बोला नहीं, आप ही गद्दी पर बैठो। नायिका देवी जी बन गई एक संरक्षिका। संरक्षिका समझते हैं? क्यूरेटर, यानी रानी की तरह। जैसे आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में, देखा है? तो वो छोटे बच्चे रहते हैं उस समय, तो गद्दी पर कौन है उस समय? मां शिवगामी देवी। देखिए नहीं, यस और नो? तो ऐसे नायिका देवी थी। अब ये जो आया है गोरी, गोरी ने सोचा यार गजनवी ने तो इन गुजरात वालों को लूटा था, तो मैं क्यों नहीं लूट सकता जब गजनवी ने लूट लिया। लेकिन उसकी भूल हो गई, उससे भूल ये हो गई, पहले तो भीम अकेला यानी भीम प्रथम था, अब है भीम डबल, भीमद्वितीय। और भीमद्वितीय इतनी बुरी तरह इन्होंने, नायिका देवी ने मारा है ना मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी की सेना 10,000 लोग मारे गए यहां पर तुर्क सेना के। और तुर्कियों ने इसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय गुजरात पर आक्रमण होगा 1297 1297 में। इस पीरियड के बीच में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो गुजरात की तरफ आंखें उठाए। 10,000 तुर्कों को मार डाला, उधेड़ दिए गए बुरी तरह। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की जान जाते हुई बची, जिस तरह से वार किया नायिका देवी ने, और गुप्तांग कट गया मोहम्मद गोरी का। गुप्तांग मतलब प्राइवेट पार्ट। और ये लेखकों ने इसको लिखा है कि इसके बाद मोहम्मद गोरी बेकार। मोहम्मद गोरी को इन लोगों ने बंदी बनाया। बंदी बना के जो उस समय के 40 प्रमुख सरदार थे, वो तुर्क चहलगानी नहीं जो इल्तुतमिश बनाएगा, उससे पहले 40 सरदार थे अपने गुजरात में। बाहर वाले आक्रमणकारियों ने हमारी चीजें कॉपी की। अकबर ने चंद्रगुप्त द्वितीय को देख के नवरत्न रख लिए, इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी बना लिया आपका चालुक्यों से सीख करके। ऐसा है गोरी। बात स्थिति तुम समझ ही चुके हो, हालत खराब है, हारा हुआ, लोग मर चुके हैं, अपने बॉडी में कट लगे हुए हैं गलत जगह बहुत सारे। ऐसे हाथ जोड़ के सबके सामने आया, माफी मांगी, सबके कदम चूमे, 40 के 40 लोगों का गिड़गिड़ाता हुआ। और ये भारत की माँ नायिका देवी ने माफ कर दिया मोहम्मद गोरी को। गोरी को मतलब इतना बड़ा बना के दिखाते हैं गोरी को आप लोगों को। यहां नायिका देवी ने गोरी को माफ कर दिया। क्या बेटा गोरी, जी ले अपनी जिंदगी। हिंदुस्तान का दिल था, देश को तोड़ने की कोशिश ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1178 पैटर्न परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद में अब देखो, गुजरात वाला जो क्षेत्र है आपका, गोरी इतना समझ गया यहां हालात मुश्किल हैं, लेकिन उसने देखा कि ये सिंध वाला जो क्षेत्र है यहां हम कर सकते हैं कुछ। तो यहां से भाग गया, वापस बोल के गया हाँ जी आपके मैं नहीं आऊंगा कभी भी। लेकिन कश्मीर और सिंध वाला ये जो क्षेत्र था, ये इसने 1179 में जीत लिया, वहां के शासकों की आपसी फूट की वजह से। 1186 में ये इधर पंजाब लाहौर वाले क्षेत्र में आया। 1186 में सेना बड़ी की, पंजाब में जीता भटिंडा। भटिंडा को ही हम तबर हिंद कहते हैं। रजिया सुल्तान के समय तबर हिंद का नाम आएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। जब रजिया 1236 में गद्दी पर बैठेगी, ये महत्वपूर्ण नाम है, मैं उस समय बताऊंगा कि एक गवर्नर था अल्तुनिया, तो तब रिलेट करना। अभी याद रखें सिर्फ भटिंडा तबर हिंद को कहते हैं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, और इस समय गोरी बहुत सेना जुटा चुका था, गोरी बहुत धन जुटा चुका था। भारत में इतने लंबे आक्रमण के बाद में गोरी के अपने संबंधी बन चुके थे, जो गोरी को खबरी होते हैं ना,
आपने देखा होगा हमारे घर परिवार में एक होता है खबरी, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना लालच होता है। ठीक है। तो ये तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, किस किस के बीच में? गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान जी, जिनको हम राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं। इस नाम से, पृथ्वीराज तृतीय के नाम से हम इनको जानते हैं। बहुत एक मतलब अल्टीमेट, एक महान शासक भारत के हुए हैं। अब यहां पर कुछ मिथ है इनके बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। गोरी जो है, गोरी और पृथ्वीराज चौहान को क्या बोलते हैं हम? राय पिथौरा और पृथ्वीराज तृतीय। भैया ये अब ये कैसे आपस में आ गए? देखो, तराइन जो पड़ता है, तराइन पड़ता है आपका हरियाणा में। बहुत सारे युद्ध आप देखेंगे भारत के कि वो तराइन में आपका और पानीपत में ही क्यों हुए। तो भैया यहां से जब आप आते हैं ना, एंटर करोगे सिंध वाले क्षेत्र से, तो बैटलफील्ड यही था। हरियाणा के पास में बैटलफील्ड, लड़ने की जगह, खाली स्थान यही था जहां पर युद्ध के लिए जगह थी। अब क्योंकि ये सारे क्षेत्र, मैंने बोला सिंध जीत चुका, कश्मीर जीत चुका, पंजाब जीत चुका, तो अब यहां गुजरात तो जा नहीं सकता। उसको पता बेटा मारेंगे तुझको, अब की बार कुछ और काट लेंगे। नहीं, प्रशांत कुंडल जी माँ है। बाकी बैच में भैया वाइफ लिखा हुआ, वाइफ लिखा हुआ है, शायद गलती से लिख दिया हो, उसको करेक्शन कर लेना, माँ है। ध्यान से देख लेना। तो इधर तो आ नहीं सकते, तो जगह कौन सी बची इधर चलने के लिए? तो इधर में कहा चल दिया वो? दिल्ली की तरफ। और पृथ्वीराज चौहान जी कहाँ थे? दिल्ली पर थे। चलो, एक बच्चे ने अपनी, एक मटरी आया हमारा, कह रहा है, मटरी नहीं, ये मटरनी है। मटरनी है, डिंपल शर्मा कह रही है, सर जब गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था तब उसकी एज कितनी थी? मूर्खता नहीं है। चलो, अभी मैं आपसे पूछूंगा आपके बारे में कि बच्चे आप कितने दिन की हो गई हो। दिन, साल नहीं पूछूंगा। तो दिन पूछूंगा तो तुम कैलकुलेशन करोगे, आधे घंटे में तुम्हें अपना नहीं पता। गोरी की उम्र जानना चाह रही हो, उस समय कितना आक्रमण था, जो मैं बता रहा हूं उसको जानना नहीं चाह रही हो। और कहते हैं कि देखो तुम सुनो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ एक अध्यापक का कार्य होता है कि बच्चों को सफल बनाना, और जो बच्चे सफल होते हैं तभी हम लोगों का भविष्य है। तो ये जो बच्चे इधर उधर ध्यान लगाते हैं, मैं इन पर फोकस करता भी नहीं हूं, कभी ना किया है। लेकिन मेरी अच्छे बच्चों से एक अपील है कि आप में से कोई अगर मिसगाइडेड है और बेवजह के कमेंट में खुद को फोकस करता है और उस कमेंट को फिर कॉपी पेस्ट करता है, तो मेरे दोस्त तुम मत करना। आप वो अच्छे छात्र रहना जो ध्यान से सब कुछ सुनते रहें, और जो मैं बता रहा हूँ ना 100% सिर्फ वो पढ़ना, सिर्फ वो तैयार करना, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो सुनना। लिखना भी बस की नहीं है तो आंखें बंद करके चुपचाप सुनते रहो। ठीक है। की पॉइंट्स अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करो ताकि सिर्फ आपको समझ में आए। ये अच्छे बच्चों से मेरी अपील है। जिसको सिलेक्शन नहीं लेना उससे कोई मेरी अपील नहीं है, क्योंकि वो आज भी तैयारी करेगा, कल भी चलेगा। वो अगले साल हमको कोसेगा, पर अगले उससे अगले साल वो हमको गाली देता है, तीसरे साल में जाके वो गलत कमेंट करता है, और चौथे साल में जाके वो तैयारी छोड़ देता है, और फिर वो मोहल्ले में ज्ञान बांटता है, क्योंकि उसको लुसेंट और छोटी मोटी जानकारी है, तो वो मोहल्ले में ज्ञानी बनता रहता है और वहीं सीमित हो जाता है। फिर लोग उससे इरिटेट हो जाते हैं कि एक मूर्ख खा लिया मोहल्ले में, ये अब दिमाग चाटेगा। फिर उससे लोग बचने लगते हैं, फिर वो बुढ़ापे में सठिया जाता है। यही जीवन होता है ऐसे लोगों। तो अच्छे बच्चे प्लीज ध्यान देना, आप लोग इन कमेंट बाजी के चक्कर मत पड़ना। और मैं तो ये कहता हूं कि कमेंट आपको आपके सिलेक्शन से दूर ले जाते हैं। ये सिद्धांत है, इसको कॉपी में नोट करो, एनालिसिस करो, पहला पेपर दे के आओ जिसमें आपने बहुत सारे कमेंट किए हो, क्योंकि मैं हजारों बच्चों से मिला हूं और हजारों बच्चों के सिर्फ एक ही शब्द मैंने सुने कि भैया मैं कमेंट नहीं करता था, कभी क्लास में कमेंट नहीं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमें नाम पता है, आज भी तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल भी चैनल पे थे, उससे पिछले साल भी। क्योंकि हमें नाम क्यों पता? क्योंकि वो कमेंट ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो बहुत ध्यान रखो, ये मेरी अंतिम अपील है आप लोगों से। इसके बाद पूरे बैच में मैं आपसे कोई अपील नहीं करूंगा। गोरी की इसमें क्या हुई है? हार हुई है। और जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान के मित्र हैं चंद्रप्रताप। ठीक है। गोरी लेकर के आया, सेना भी ज्यादा थी पृथ्वीराज चौहान जी से, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी ने हरा दिया। ठीक है, आगे चले। चंद्र बरदाई की जो पुस्तक है,
उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। भैया ये किताब लिखते थे उस समय कागज कैसे बनता था? कागज हमेशा से पेड़ों से बना है प्यारे बच्चे। जो कागज है, कागज चीन से बनना शुरू हुआ, और चीन में ये जो कागज का आपका आविष्कार हुआ है ना, ये दूसरी शताब्दी में हुआ है, मतलब सन 200 में। यानी पुस्तकें तो ऐसे लिखी जाती थी। उससे पहले क्या, उससे पहले भैया बहुत सारे अभिलेखों को पत्तों पर भी लिखा गया है। तो बहुत सारे सोर्सेज है आपके, देखा नहीं आपने, स्तंभ पे लिख दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। चंद्र बरदाई की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? अब इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। ये जो पृथ्वीराज रासो है, ये लिखी है आपका किसने? चंद्र बरदाई ने, जो कि दोस्त हैं किसके? पृथ्वीराज जी के दोस्त हैं। लेकिन इसको जो पूर्ण किया है, पूरा जो किया है इसको, ये चंद्र बरदाई के पुत्र है, जलहण ने किया है। किसने पूरा किया है? जलहण ने। मतलब कि चंद्रबरदाई ने इसको पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान जी को ले जाया गया बंदी बना करके, अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, तो पीछे पीछे चल दिए कौन? चंद्रबरदाई। लेकिन इस पृथ्वीराज रासो को बहुत सारे लोग आधारहीन बताते हैं। आधारहीन बोले इसमें जो किस्से हैं, कहानियां हैं, झूठी हैं। जिसमें से एक किस्सा आता है आपका कि जब पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना करके ले गए, तो उन्होंने शब्द बेदी बाण चलाया और गोरी को मार डाला, और बाद में फिर उनकी मौत हो गई वहीं पर। जैसे कहते नहीं है, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान मत चूको चौहान। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह गोरी को उन्होंने मारा। लेकिन जब लेखक देखते हैं पृथ्वीराज रासो को, तो उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं, वो शब्द मिलते हैं 1600 शताब्दी के। तो उसमें सब कहते हैं कि इनके जो वंशज हुए पृथ्वीराज चौहान जी के, इनके वंशजों ने पृथ्वीराज रासो को लिखवाया, और बोले ये उस समय की घटना है ही नहीं, मतलब अप्रमाणिक बताते हैं इसको। बहुत सारी घटनाएं इतिहास की उस समय की भाषाओं से मैच नहीं खाती, उस समय की घटनाओं से नहीं मिलती। तो वो एक विश्लेषण हो गया। अलग बात है कि बहुत सारे इतिहासकार चंद्रबरदाई की इस पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। 1192 में गोरी हार गया था, गोरी वापस आया, बड़ी सेना लेकर के आया, और यहां पर प्यारे बच्चे गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान जी फिर से। और इस बार क्या हो गया? गोरी जीत गए। तो मैंने आपको बताया 1175 गोरी जीत गया, 1178 गोरी क्या हार गया, और प्यारे बच्चे 1191 गोरी क्या हार गया, 1192 गोरी जीत गया, और प्यारे बच्चे 1194 गोरी चंदावर को फिर से जीतेगा। ध्यान से समझना, गोरी जीता। यहां पर पृथ्वीराज चौहान जी को क्या इसने तुरंत बंदी बना लिया था? नहीं। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी से संधि वार्ता हुई, ट्रीटी साइन हुई कि आप भी शासन करेंगे, और पृथ्वीराज चौहान जी को अजमेर वाला क्षेत्र, अजमेर जानते हैं ना, राजस्थान में है आज अजमेर, वो अजमेर वाला क्षेत्र इनको दे दिया गया हारने के बाद भी। कहते हैं कि इस क्षेत्र में जब पृथ्वीराज चौहान ने विद्रोह किया, तब सेना ने आकर के पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया, और बंदी बना करके कहां ले गए थे? आज वाले अफगानिस्तान में, जहां कहते पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां वहीं पर हैं। शेर सिंह राणा का नाम किस किसने सुना है? यस और नो? शेर सिंह राणा, भारत का शेर। आगे आएंगे। अब थोड़ा सा आपको पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जानना होगा, ठीक है? आगे आएंगे। भैया पृथ्वीराज चौहान किस भाषा में लिखी गई है? क्या पूछ रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान किस भाषा में लिखी है? नहीं, पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखी गई। देखेंगे ध्यान से। सुना है नाम? यस 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 यस, तो सभी ने सुना है, तुमने तो बहुत बढ़िया। जिसने नहीं सुना है तो उनके बारे में जानना। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान ध्यान से देख लेना, जो दिल्ली बसाई प्यारे बच्चे, वो बसाई अनंगपाल द्वितीय।
अनंगपाल तोमर। इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली किसने बसाई है? तोमरों ने बसाई है। भारत की राजधानी जो है किसने बसाई है? तोमरों ने। और दिल्ली का ही पुराना नाम है ढिल्ली का पुरी। पहले इसको ढिल्ली का पुरी के नाम से हम जानते थे। अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था, कोई बेटा नहीं था। दो पुत्रियों में से एक बेटी की शादी तो हुई है सोमेश्वर सिंह चौहान जी से, यानी पृथ्वीराज चौहान जी के जो पिता हैं वो कौन थे? वो दामाद थे अनंगपाल तोमर के। यानी ये कौन है? पृथ्वीराज चौहान जी के ये नाना है। कौन है? नाना। और अनंगपाल तोमर जी की बेटी का नाम था कमला, जिनकी शादी हुई सोमेश्वर सिंह चौहान जी से। तो पृथ्वीराज चौहान जी की माता हुई, सीधी सी बात है। अनंगपाल तोमर की एक दूसरी बेटी थी। दूसरी बेटी की शादी हुई है कन्नौज। कन्नौज हुई है, और कन्नौज में हुई थी विजयपाल। इनसे विजयपाल से हुई दूसरी बेटी की शादी। और ये जो विजयपाल है, इस विजयपाल का ही बेटा है कौन? आपका जयचंद। समझ पा रहे? दो बेटियों में से एक बेटी की शादी हुई किससे? सोमेश्वर सिंह चौहान से। ठीक है। और एक बेटी की जो शादी हुई वो हुई है कन्नौज उत्तर प्रदेश में। गुरुजी, मैंने सुना है दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा। इंद्रप्रस्थ महाभारत कालीन नाम है। जब दिल्ली को बसाया गया तब ढिल्ली का पुरी नाम से बसाया गया। और आप जब महाभारत में देखेंगे तब आपका कौरवों की राजधानी क्या बोलते थे उसको? पांडवों की। तो एक तो हस्तिनापुर का जिक्र आता है और एक इंद्रप्रस्थ का। तो वो महाभारत कालीन नाम इसका इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र का। ध्यान से समझना, दो बेटियों में से समझ गए? दो बेटियां समझ चुके हैं आप लोग। लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने अपने दोहित्र यानी अपने देवते, क्योंकि ये नाना है, तो इन्होंने गोद ले लिया था पृथ्वीराज चौहान जी को। ठीक, कितनी बात। तो भैया उसको जलन नहीं होगी क्या? जयचंद भी तो देवता ही है इनका, वो भी तो बेटी का पुत्र है। उसको गोद इन्होंने नहीं लिया, तो जलन तो होगी। यहीं पर जिक्र आता है पृथ्वीराज चौहान जी की प्रेमिका संयुक्ता, जिसका नाम है संयोगिता। संयोगिता कौन है? ये जयचंद की बेटी है। कौन है संयोगिता? जयचंद की पुत्री। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पे शासन कर रहे थे, बड़े किस्से थे इनके, चर्चाएं थी। और इन चर्चाओं में संयोगिता दिल दे बैठी पृथ्वीराज चौहान जी को। दिल देना समझते हो? समझते होगे सब, बड़े चालू हो तुम। तो दिल दे बैठी, और इधर ये बात पता चल गई जयचंद को। एक तो पहले से ही जला हुआ है, भाई उसको जो पैसा मिलना था वो पैसा नहीं मिला। नाना ने सारा पैसा दे दिया पृथ्वीराज चौहान जी को, और प्लस में बेटी और मोहब्बत कर बैठी। तो कहते हैं कि इसकी शादी स्वयंवर संयोगिता का हुआ, और स्वयंवर में न्योता नहीं भेजा गया दिल्ली के शासक किनको? पृथ्वीराज चौहान को। और गेट पर एक, आप सब लोगों ने शायद सुना होगा, गेट पर एक पुतला बना के खड़ा कर दिया उन लोगों ने पृथ्वीराज चौहान जी का। पृथ्वीराज चौहान हमारे यहाँ एक अंगरक्षक की भांति काम करेगा, एक बॉडीगार्ड। ऐसे लोगों को हम न्योता नहीं देते, ये तो हमारे यहाँ बॉडीगार्ड बनने लायक हैं। तो पुतला बना के खड़ा कर दिया ऐसे गेट पे, भाला लेकर के। अब जितने भी राजा आए सब पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहादुर थे, तेजस्वी थे, रौब था उनका, सुंदर थे। अब जो कोई भी आए उनको देख के हंसता था। पृथ्वीराज चौहान गेट पर ड्यूटी दे रहे हैं, राय पिथौरा गेट पर एक बॉडीगार्ड की तरह खड़ा है। स्वयंवर हुआ और बेटी ने माला किसको पहना दी? पुतले को ही जाकर के माला पहना दी। और इसके बाद एंट्री होती है पृथ्वीराज चौहान जी की, घोड़े पर। संयोगिता को घोड़े पर बिठा के ले जाते हैं, तुगलुक 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 तुगलुक।
तो यहां पर जयचंद विरोधी हो गया पूरी तरह से, समझ रहे? जयचंद पूरी तरह से विरोधी हो गया। जगह गई, बेटी गई। सोच रहा होगा जी 50% मुझे नहीं दे सकते थे नाना जी? ठीक है, गुरु जी प्लीज ये जरूर बताना दिल कैसे लिया जाता है। बहुत बढ़िया सर, मतलब अपनी मौसी की लड़की से प्यार कर लिया भैया, पहले चलता था राजघरानों में। आएंगे आगे। 1194 चंदावर का युद्ध हुआ। 1194 चंदावर का युद्ध क्या हुआ? अब जयचंद समर्थक बन गया गोरी का, इसीलिए तराइन दूसरे में आपका क्या बोलते हैं, आंतरिक मदद भी की। आंतरिक मदद की तो क्या सोचा जयचंद ने? गोरी पर विश्वास कर लिया, अब लड़ने को कोई है नहीं, सोचे हेल्प ले लेते हैं, किसकी? गोरी की हेल्प ले लेते हैं। लेकिन गोरी तो गोरी है, लालची लोग, बाहर से भ्रष्ट लोग। और जयचंद के वंश का नाम है कन्नौज पर गहडवाल वंश। ठीक है सर जी, दिल्ली तो लुटियंस ने बसाई। बेटा लुटियंस को बोलते हैं आधुनिक दिल्ली का निर्माता। लुटियंस आपके चाचा जी लगते हैं। हमारी दिल्ली थी नहीं पहले, हम बता रहे महाभारत काल से, कह रहे अंग्रेज ने बसाई है। फूफा जी है तुम्हारे वो, जो इतना फेवर कर रहे हो, उनका लुटियंस ने बसाई। उसने दिल्ली को, मतलब ये जो आज के आपके स्मारक है, सड़क आदि, इनका उसका दिमाग लगाया। तो गौरी वर्सेस जयचंद गहडवाल वंश के थे, और क्या बोलोगे, कहां के? कन्नौज के। गोरी की इसमें क्या हुई है भैया? चंदावर के युद्ध में गोरी की जीत हुई। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। तो गोरी का युद्ध समझ गए आप। यहां पर आएंगे मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोइनुद्दीन जो चिश्ती है, ये तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ है, जो सूफीवाद के प्रवर्तक थे भारत में। तो एक आपके मस्तिष्क में एक दिमाग आएगा, मस्तिष्क में दिमाग नहीं आएगा, एक उपज पैदा होगी कि भैया ये सूफीवाद क्या होता है, इसको थोड़ा समझाओ। तो जो मुस्लिम है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, मुस्लिम में दो वर्ग हैं, शिया और सुन्नी। सुन्नी लोग कौन है? जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। शिया लोग जो मोहम्मद साहब के दामाद अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। तो इन दो लोगों के बीच भी झगड़ा है, दो लोगों के बीच भी लड़ाई है अपने मतों को लेकर के। तो ये सूफीज्म, सूफीवाद इसीलिए आया कि शिया और सुन्नी के बीच का जो मतभेद है वो दूर किया जा सके, इन दोनों को एक किया जा सके। इसीलिए सूफीज्म की स्थापना हुई, और बहुत सारे सूफी संत हुए, उन्होंने बोला कि भाई ये जो बीच की खाई है इसको दूर करो। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो है कब आया है? तराइन के द्वितीय युद्ध में आए, और अजमेर राजस्थान में ये रहते थे। अजमेर में ही दरगाह है, और बहुत पूछा जाता है, अजमेर शरीफ आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती ने की है स्थापना। मोहम्मद गोरी ने चंदावर युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए। अब लोग बोलेंगे जी इसने भगवान जी के सिक्के क्यों चला दिए? गोरी को भी ये समझ में आ गया, पावरफुल कौन है? पावरफुल है लक्ष्मी। ज्ञान तो था नहीं कि देवी सरस्वती को ला पाए, तो कहते हैं कि लोगों ने इसको प्रेरित किया, देवी लक्ष्मी इज द पावर, भारत में यही शक्ति है। कहते इसने प्रेरित होकर के देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? उत्तर भारत में एकता प्रथा चलवाई। एकता, एकता सिस्टम क्या था ये समझेंगे एक बार। उत्तर भारत में देखो, आज आप लोग जॉब पर जाएंगे, नौकरी पर जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। लेकिन एकता में क्या था? एकता में था जमीन का एक टुकड़ा। एकता का मतलब समझे, जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था सैनिक को, कि तुम जो हमारी सेवा करते हो, हमारे साथ युद्धों में लड़ते हो, तो तुम अपने परिवार का पेट पाल सको, इसके लिए आपको वेतन ना दे करके एक जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा, उस पर खेती बाड़ी करो। तो नॉर्थ इंडिया में एकता किसने चलाई है? हालांकि इसको पूरे संपूर्ण क्षेत्र पर लागू करेगा कौन? इल्तुतमिश।
कौन? इल्तुतमिश, जब वो दिल्ली की गद्दी पर आएगा। लेकिन अभी ये दिल्ली की गद्दी पर नहीं है। इसके जहां जहां पर कंट्रोल थे वहां पर इसने इक्ता सिस्टम को चलवाया। तो इक्ता समझ गए? यानी कि वेतन, पैसा ना दे करके जमीन का टुकड़ा। इस प्रथा को आकर के अलाउद्दीन खिलजी हालांकि खत्म कर देगा, इल्तुतमिश भी इसको बढ़ाएगा, और अलाउद्दीन खिलजी बोलेगा नहीं, एक व्यक्ति के घर में 20 आदमी है, एक के घर में 5 आदमी है, जमीन का टुकड़ा सबको बराबर मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन लोगों को देना शुरू करेगा, एकदम से सैलरी। बोला जितने लोग हैं मेरी सेना में काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं हर व्यक्ति हर खर्चे के हिसाब से उनको नगद वेतन दूंगा। जिसके लिए शुरुआत कुछ हद तक बलबन भी करेगा नगद वेतन की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मोहम्मद गोरी ने ये बात समझ गए, इक्ता बढ़ता चलाई है उत्तर भारत में। लेकिन कभी भी अगर इक्ता नाम आ जाए भैया, सिर्फ ये आ जाए, इक्ता किसने चलाया? ईता से याद रख लेना, इल्तुतमिश ने। क्योंकि सबसे बड़े क्षेत्रफल में इल्तुतमिश ने इसको लागू किया, इसीलिए श्रेय भी किसको देंगे हम? इल्तुतमिश को। क्योंकि वो एक राजा भी है भारत में, इल्तुतमिश वो एक शासक भी रहा है। मोहम्मद गोरी भारत में शासक नहीं रहा है। ठीक है, आगे वेतन की जगह क्या मिलता था इक्ता प्रथा में? मैंने आपको बताया, वेतन की जगह जमीन का टुकड़ा मिलता था। ठीक है, 1203 में, नमस्ते, 1203 में कालिंजर अभियान में, कालिंजर अभियान में, कालिंजर किले पर इन्होंने अभियान किया। चंदेल शासक थे उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र में। फटाफट से बताएंगे कालिंजर अभियान कौन बच्चा जानता है किस जिले में स्थित है? कालिंजर अभियान यूपी वाले जरूर जानते होंगे, जितने यूपी के स्टूडेंट होंगे। कालिंजर अभियान में थे चंदेल शासक परमादी देव, या जिनको हम परमर्दी देव के नाम से जानते हैं, और परमर्दी देव को हराया। ठीक है, किसको हरा दिया? परमर्दी देव को हराया। और परमर्दी देव की ही सेना में थे आल्हा और उदल। बड़ी कहानियां हैं इनकी वीरता की। बहुत बार पूछा गया आला और उदल का संबंध किससे है? चंदेल वंश से। सेनापति किसके थे? परमर्दी देव के। एक भाई आला और उदल भाई हैं दोनों, बलशाली ताकतवर, एक भाई घोड़े पर एक भाई हाथी पर। पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध में कहते हैं कि उदल मारा गया। पृथ्वीराज चौहान इस हरा तो दिया था, सहम गए थे। आल्हा ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कहते हैं कि कई बार पृथ्वीराज चौहान को हराया। समकक्ष शासक है पृथ्वीराज चौहान जी के समय ही है ये भी आपका क्षत्रिय है, ये भी राजपूत थे। तो कहते कई बार इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया, लेकिन गुरु को शब्द दे चुके थे कि पृथ्वीराज चौहान जी को ये जान से नहीं मारेंगे। तो आप सुनना, इनके बड़े वीरता के किस्से हैं, आल्हा और उदल। ठीक है, गोरी ने क्या किया है? 1203 में कालिंजर अभियान किया है। बहुत बढ़िया, बहुत कम बच्चों का आंसर ठीक आया है। बांदा बांदा बांदा, बुंदेलखंड भी उत्तर सही है आप लोगों का, बहुत बढ़िया, बांदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करते हैं, आला उदल ये भी प्रदेश से हैं। महोबा, आप लोगों ने सुना हो कभी महोबा जिले का नाम, तो महोबा के हैं हमारे आदल, उदल और आला। मतलब वीरता के किस्से हैं। गोरी का अंतिम अभियान खोकर जाति के विरुद्ध था। क्या बोलोगे? गोरी का जो अंतिम अभियान था वो किसके था? खोकर जाति के विरुद्ध था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? गौरी की जो मृत्यु हुई है वो 1200 में हुई है। नहीं सॉरी, शायद मैंने एक शब्द यहां पर गलत बोला है, मैं वापस लेता हूं, मुझे ध्यान आ रहा है। अभी मैंने शायद एक शब्द बोला था कि ये भी क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय से मतलब शायद मैंने शब्द उसमें राजपूत जोड़ा, नहीं, ये तो यदुवंशी थे आपका। और मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं, आप लोगों को ध्यान से सुनना, आला और उदल यदुवंशी हैं, यादव वंश से। और ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, क्षत्रिय से क्या मतलब है भैया, जो क्षत्रिय कहते हैं? तो मैंने वर्ण व्यवस्था आपको समझाई थी। क्षत्रिय से मतलब था जो लोग रक्षा करें। जैसे आज के टाइम पे हम क्षत्रिय जातियों में नाम गिनते हैं, तो हमारा नाम आता है गुजर क्षत्रिय जाति है, यादव क्षत्रिय जाति है, हम कहते हैं जाट क्षत्रिय जाति है, राजपूत क्षत्रिय जाति है, जिनको सामान्य वर्ग में भी रखा गया।
क्षत्रिय से मतलब है, ये तो एक कॉमन सेंस बता रहा हूं, और भी बहुत सारी जातियां हैं। तो क्षत्रिय से मतलब होता है जो लोग रक्षा करने का काम करें। क्या करें? रक्षा करने का काम करें। ठीक है। गोरी का अंतिम अभियान खोकर जाति के विरुद्ध है, मैंने बता दिया खोकर कहां थे। गोरी की जो मृत्यु हुई है वो 1206 में हुई है। कहां पर हुई है? दमियक पर, जो आपका वेस्ट पाकिस्तान में आज की स्थिति के अनुसार पड़ता है। और गोरी की जो हत्या की है वो अली मर्दान, क्योंकि अली मर्दान के पिता की हत्या हुई तो उसका बदला लेने के लिए अली मर्दान ने सोते हुए गोरी का हत्या कर दी। ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में? सर मतलब धर्म से ये यदुवंशी थे और कर्म से क्षत्रिय। हाँ शिव कुमार जी, बिल्कुल सही बात है। तो अली मर्दान ने किसका बदला ले लिया? हत्या कर दी, सोते हुए गोरी को मार दिया। कल की क्लास हमारी शुरू होगी यहां से, और एक बार समझ के जाना 1 मिनट में। गोरी के जो दास थे, और गोरी ने अपना सारा एम्पायर अपने 4 लोगों को दे दिया। ये कल पढ़ के आना इतना, यहां तक। इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या दिल्ली सल्तनत पर ये लोग कैसे प्रभावी होंगे, इन सब का रोल आएगा। एक तो था गोरी का यलदौज, ये सेनापति हैं। दास, दास का मतलब होता है स्लेव, ये मैं गुलाम वंश में आपको समझाऊंगा कौन कौन गुलाम कहां से खरीदे गए। गुलाम जो बाद में अपनी वीरता के चलते हुए, शुरू में ये लोग गोबर उठाने वाले लोग थे। गोबर उठाने के लिए घोड़ों के अस्तबल में गोबर, घोड़ों का गोबर उठाने के लिए इनको रखा जाता था, लेकिन जो वीरता से आगे बढ़ता गया वो सेनापति तक भी पहुंच गया। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? यलदौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, ये 4 दास हैं। ये क्या बोलेंगे? ये 4 दास हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यलदौज को मिला क्षेत्र गजनी वाला, यानी जो गौर प्रदेश था। क्या बोलोगे? जो गौर प्रदेश था ये गजनी वाला, ये मिला किसको? यलदौज को। ऐबक का ये ससुर था, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा, ऐबक बहुत चालाक है। और कुबाचा को मिला सिंध वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र किसको मिला? कुबाचा को। मुल्तान, काबुल, कांधार वाला, ये ऐबक का जीजा है। ऐबक को मिला है आपका लाहौर और दिल्ली वाला शासन। ये किसको मिला है? ये ऐबक को मिला है। और जो आगे आपका बंगाल बिहार वाला, ये किसको मिला? ये आपका बख्तियार को मिला। इसीलिए तबाही मचाएगा यहां बंगाल बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला आदि को नष्ट करेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये कौन थे? गुलाम लोग थे जिनको खरीदा था गोली ने, और बाद में सेनापति बन गए। इनको ये क्षेत्र गोरी ने अपने अंतिम समय में दे दिया था कि मेरे अंतिम समय में जब मेरे बाद में अगर कोई होगा तो मेरे 4 लोगों को ये संपत्ति ऐसे ऐसे बटेगी। अब ऐबक बहुत चालाक है। ऐबक गद्दी पर क्यों आएगा? इंटेलिजेंस से। तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। मतलब जो मूर्ख है उनको मूर्ख मैं हमेशा कहता हूं। अच्छा बच्चा इस बात को कभी दिल से ना लगाए भैया हमको मूर्ख कह रहे हैं, और मूर्ख ये मेरा प्यार का शब्द है। ठीक है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चे। क्या बोलोगे कि ये जो गजनी है, ऐबक ने क्या कर लिया? ऐबक ने यलदौज की बेटी से शादी कर ली। उसको पता थी कि तेरे क्षेत्रफल पर ये लोग कभी नजर डालेंगे, और कुबाचा को अपनी बहन दे दी। ये ऐबक का जीजा है, रिश्तेदारी कर ली दोनों से। ये इतना ज्यादा ताकतवर था नहीं बख्तियार खिलजी, इसको ये अपना सेनापति बना लेगा। तो बख्तियार खिलजी पहले तो सेनापति रहेगा गोरी का, और फिर ऐबक का। तो चाल कौन चल रहा है? ऐबक। तो गद्दी पे भी कौन आएगा? ऐबक आएगा। गद्दी पे भी कौन आएगा? ऐबक आएगा। ठीक है। नहीं मेरे दोस्त, आप पूजनीय हो। राम सिंह वेरी गुड, आ जाओ, कोई दिक्कत? तो बख्तियार खिलजी के बारे में मैंने आपको बताया पहले भी। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल का, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार,
इन तीनों को नष्ट किया है किसने? बख्तियार खिलजी ने। क्या बोलेंगे? इन तीनों को नष्ट किया किसने किया है? बख्तियार खिलजी। और एक छोटी सी बात, बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गोरी का सेनापति था और बाद में फिर ऐबक का सेनापति बन गए। उम्मीद करूंगा सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी और आप बहुत अच्छे से इन बातों को बनाएंगे। ठीक है सर जी, आप हम लोगों को भूल गए? नहीं प्यारे बच्चे, बात बनाने का समय नहीं है। सौरभ मावी जी, टू मच थैंक यू, आप सुपर हो मेरे दोस्त। तो अपना ख्याल रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।